Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, Diet Hamirpur. Dear trainees, I am here to discuss your second unit. हम सेकेंड यूनिट को यहाँ पर समराइज़ करेंगे कि हमने आज दिन तक क्या क्या पढ़ा और देखते हैं कि वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में घूम रहे हैं, उनको आप रिटेन करने में सक्षम हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हमने इस यूनिट में चर्चा करी कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, अर्थात वृद्धि की परिभाषा को समझा और उसके बाद विकास की परिभाषा को समझा और दोनों में अंतर को जाना। तो वृद्धि और विकास में जो मुख्यतः अंतर था, एक उसके मीनिंग में, अर्थ में अंतर, दूसरा उसके मापन में अंतर, तीसरा उसकी मात्रा व गुणात्मकता में अंतर, चौथा उसकी निरंतरता में अंतर। तो इन पॉइंट्स के अंतर्गत हमने उनका कंपैरिजन करके वृद्धि और विकास के अंतर को जाना है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स याद होंगे। अगर हम उसके बाद हमने चर्चा करी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के क्या क्या विशेषता होती हैं। तो ग्रोथ की विशेषताओं की हमने चर्चा करी जनरल पैटर्न की, और दूसरा कि ग्रोथ नैरो होती है, और तीसरा ये क्वांटिटेटिव होती है। मुख्यतः हमने इन 3 पॉइंट पे फोकस करा था। उसके बाद जहाँ तक विकास की बात थी, विकास की विशेषताओं की बात थी, हमने ये देखा था कि विकास एक ब्रॉडर टर्म है और ये क्वालिटेटिव है। तो मुख्य जो अंतर था, ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव है और जबकि विकास हमारा क्वालिटेटिव है। तो उम्मीद है कि अब आप इस वृद्धि और विकास के अंतर को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। उसके बाद इस यूनिट में हमने जो दूसरा टॉपिक लिया था वो इसके प्रिंसिपल्स की बात करी थी। प्रिंसिपल कौन से हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के? तो एक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की चर्चा हमने करी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंटीग्रेशन, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एक जो व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, आप जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस करके दो मुख्य सिद्धांत हैं, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का और एक हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। इनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कौन से ऐसे कारक हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डियर ट्रेनीज, हमने 2 मुख्य कारकों की चर्चा करी थी, एक हेरिडिटी फैक्टर्स की और एक हमने एनवायरमेंटल फैक्टर की। हेरिडिटी फैक्टर्स में हमने सेक्स ऑफ बेबी, नंबर्स ऑफ बेबीज और हेरिडिटी एंडोरमेंट, ये 3 पहलुओं का जिक्र करा था। सेक्स ऑफ बेबी, नंबर्स ऑफ बेबीज एंड हेरिडिटी एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में हमने माता पिता की भूमिका, परिवार की भूमिका, अपने पड़ोसियों की भूमिका, संचार के साधनों का जिक्र किया था। उसके बाद साथी समूह, पालना केंद्र, प्ले स्कूल्स, और उसके बाद ऑक्यूपेशन और सोसाइटी, इन सारे वातावरणीय कारकों के प्रभाव के बारे में समझा था। तो उम्मीद है आप इनकी व्याख्या करने में भी अब आप सक्षम होंगे। डियर ट्रेनीज, इस यूनिट में हमने उसके बाद जो अगला टॉपिक किया था वो था स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सी अवस्थाएं हैं वृद्धि और विकास की, उसके बारे में हमने चर्चा करी। एक प्रीनेटल स्टेज की चर्चा करी, यानी कि जो गर्भावस्था है। इसमें मुख्यतः हमने 3 हिस्सों में चर्चा करी। एक जर्मिनल स्टेज की जो 0 to 2 वीक्स होती है, अंकुरण काल। दूसरे एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करी थी जो भ्रूण काल है, 3 से 8 सप्ताह का। और उसके बाद 8 से 37वां सप्ताह तक, बर्थ तक, जो तीसरी स्टेज थी वो फीटल। तो ये जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल, इन 3 स्टेजेस की हमने चर्चा करी थी। यानी कि पहली स्टेज 2 सप्ताह तक और दूसरी 8 सप्ताह तक और
तीसरी जो है वो 8 सप्ताह से लेके 37वें सप्ताह तक वो फीटल है। तो इस ढंग से हमने गर्भावस्था की, जन्म से पूर्वावस्था की चर्चा करी। उसके बाद हम जब बच्चा पैदा हो गया यानी कि 0 to 2 ईयर्स, वो इन्फेंसी स्टेज का उसको नाम दिया। तो इन्फेंसी स्टेज के बारे में हमने जाना कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है। उसके बाद जो 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु है उसको चाइल्डहुड कहा जाता है, यानी कि बाल्यावस्था कहा जाता है। तो 2 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों की वृद्धि और विकास को हमने समझा। और उसके बाद 12 से 20-22 वर्ष की जो टीन एज है उसको हमने एडोलेसेंस एज का नाम दिया, किशोरावस्था का। तो किशोरावस्था की चुनौतियाँ, किशोरावस्था के परिवर्तन, किशोरावस्था की वृद्धि व विकास के बारे में चर्चा करी। और उसके बाद हमने 22 वर्ष से लेकर जो 55-60 साल तक की जो आयु है, एडल्टहुड, जो युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, उसका जिक्र किया, इनके वृद्धि और विकास के बारे में चर्चा करी। और अंत की जो अवस्था हमारी जो 55 प्लस या 60 प्लस की जो थी और टिल डेथ, ये उसको हमने ओल्ड एज का नाम दिया, वृद्धावस्था का, उसके बारे में हमने चर्चा करी। तो उम्मीद है आप इन सारी अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन आते हैं व्यक्ति की वृद्धि और विकास में, उनको आप भलीभांति एक्सप्लेन करने में अब सक्षम होंगे। डियर ट्रेनी, इसके बाद हमने एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की चर्चा करी। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेजेस के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विभिन्न जो पहलू हैं उनकी चर्चा करी। तो सबसे पहले हमने आपके चाहे वो फिज़िकल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट की, सोशल की, इमोशनल की, लैंग्वेज की, कॉग्निटिव की, इन सारी चर्चाओं के आधार पर हमने एक एक टॉपिक को डिस्कस करा है और इनके प्रभावित करने वाले कारकों की भी चर्चा करी। तो जो मुख्यतः हमारी जो सबसे पहले शारीरिक विकास की अगर हम बात करें, उसको कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि एक एनवायरनमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है, दूसरा लव एंड अफेक्शन, तीसरा प्ले एंड एक्सरसाइज, चौथा फूड, और पांचवा हमारा हेरिडिटी। ये कुछ एक फिजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे शरीर की विकास को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से हमने मानसिक विकास के बारे में चर्चा करी और आपको ध्यान होगा कि कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अंडर न्यूट्रिशन जो बालक हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी, जो शैशवावस्था में बच्चों जो अंडर न्यूट्रिशन हैं, न्यूट्रिशन की कमी के जो शिकार हैं, वो उनकी मेंटल ग्रोथ को प्रभावित करता है। दूसरा हमने सेक्स डिफरेंसेस के बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद हमने फैमिली की बात करी थी और फिजिकल ग्रोथ की चर्चा करी थी। तो इसी ढंग से हमने अगले एस्पेक्ट को टच किया था जो इमोशनल था। संवेगात्मक विकास से क्या तात्पर्य है, कौन से कारक हैं जो इसको हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। उसमें प्रभावित करने वाले कारकों में हमने एक स्कूल इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस किया था। दूसरा बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज़ को एड्रेस किया था, जो बच्चे की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा हमने एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का बालकों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वो बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, उसके बारे में चर्चा करी। और एज का क्या प्रभाव होता है, बच्चा जो जो बड़ा होता है तो उसके संवेगात्मक विकास पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। इसी कड़ी में हमें आगे जो सोशल डेवलपमेंट की बात थी, सामाजिक विकास की बात थी, उनके कारकों के भी चर्चा करी। उसमें हमारे जो फिजिकल हेल्थ है, जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो ग्रुप इन्फ्लुएंस है, जो फैमिली का इन्फ्लुएंस है, उन सारे सामाजिक कारकों की चर्चा करी। चाहे वो हमारे स्कूल का प्रभाव था, चाहे वो हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था, चाहे वो समूह का प्रभाव था, परिवार का प्रभाव था,
इस सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत हमने डिस्कस किए हैं। डियर ट्रेनीज, इसके अलावा इन 5 क्वेश्चंस के अलावा हमारा रोल ऑफ टीचर, एक प्रश्न ये बनता था कि अध्यापक की क्या भूमिका है बच्चे के इस सर्वांगीण विकास में। तो सबसे पहले हमने फिजिकल डेवलपमेंट को लिया। एक अध्यापक की शारीरिक विकास में क्या भूमिका होती है। एक चर्चा की थी हमने लव एंड अफेक्शन। दूसरा प्ले एंड एक्सरसाइज। तीसरा प्रैक्टिस एंड रेगुलरिटीज। तो ये बच्चे के शारीरिक विकास में अध्यापक की भूमिका होती हैं। इन पॉइंट्स के अंतर्गत हमने चर्चा करी। उसके बाद रोल ऑफ ए टीचर, सेम पैटर्न पे इन मेंटल डेवलपमेंट। तो मानसिक विकास में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, उसमें जो इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको मद्देनज़र रखना, जो नीड ऑफ अचीवमेंट है, नीड ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन की, उसको ध्यान में रखना, और फैमिली आदि की भूमिका को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन पॉइंट्स की चर्चा करी थी। इसके अलावा रोल ऑफ ए टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट, उसमें भी अध्यापकों की भूमिका को देखा था। टीचर एंड आइडियल, टीचर एंड अफेक्शन, इमोशंस एंड लर्निंग प्रोसेसेस। तो ये जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेसेस हैं इमोशंस के साथ, और जो अफेक्शन है टीचर का बच्चों के साथ, और टीचर एज ए जो रोल मॉडल है, जो एक आदर्श के रूप में, उन सारे पहलुओं की हमने इसके अंतर्गत चर्चा की है। तो मुझे उम्मीद है अब आप इन सारे पहलुओं को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इनकी व्याख्या करने में सक्षम होंगे। डियर ट्रेनीज, इसके बाद हमने बिहेवियरल इश्यूज़ को एड्रेस किया। इसके अलावा बिहेवियरल इश्यूज़ में हमने बच्चे के जो विशेषकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो बुलिंग बिहेवियर है, अग्रेशन है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक आपके बनते थे, इन सब के ऊपर हमने चर्चा करी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को प्रभावित करते हैं। उसमें फैमिली की चर्चा करी, उसमें वो जो बच्चे की बेसिक प्रवृत्ति होती है, बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, उनकी चर्चा करी, जो बच्चे की पर्सनल फेलियर्स हैं उसकी चर्चा करी, जो कल्चर हमारा है उसके बारे में चर्चा करी, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बच्चे की हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये अंतर्द्वंद से संबंधित जितने भी फैक्टर थे उनकी हमने विशेष चर्चा करी। इसके बाद जो फैक्टर अफेक्टिंग बुलिंग बिहेवियर की प्रॉब्लम को हमने एड्रेस किया, वो एक्टिव एग्रेशन, जो वर्बल एग्रेसिव बिहेवियर है, उसके बारे में हमने चर्चा करी कि क्यों बच्चे अग्रेसिव होते हैं, वर्बली क्यों एग्रेसिव होते हैं, और क्या क्या टेक्निक्स हैं कि बच्चे के हम इस बुलिंग व्यवहार को चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने चर्चा करी। तो उम्मीद है कि आप बुलिंग बिहेवियर जो दबंग बच्चे हैं उनको भी हमने जाना, उसकी को हमने क्लास में डिस्कस किया। इसके अलावा जो अग्रेशन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग अग्रेशन, तो अग्रेशन में जो स्ट्रेंथ ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, जो मुख्य एक कारक है, उसकी चर्चा करी। बच्चे के एज के को डिस्कस किया, सेक्स को डिस्कस किया, बच्चे के पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा करी, और जो हेरिडिटी का क्या रोल है अग्रेशन में, उस पहलू को भी हमने जाना। तो ये जो जितने भी बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज़ थे, चाहे वो आपके सिलेबस में कॉन्फ्लिक्ट्स था, चाहे बुलिंग बिहेवियर था या अग्रेशन था, उसकी हमने चर्चा करी। इसके अलावा हमने रोल ऑफ ए टीचर इन सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड, एक टॉपिक इसको भी डिस्कस किया था कि एक अध्यापक का बच्चे के समाजीकरण करने में क्या भूमिका होती है। उसमें हमने वो पॉइंट सारे, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है, स्कूल में अध्यापक का क्या रोल है, ग्रुप इन्फ्लुएंस के बारे में अध्यापक क्या कर सकता है, स्कूल एंड सोशल डेवलपमेंट को कैसे इंटरलिंक करेगा, इन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा डियर ट्रेनीज, स्कूल के बाद रोल ऑफ ए पेरेंट्स, आपके सिलेबस में पेरेंटिंग का भी एक टॉपिक है। तो रोल ऑफ पेरेंट्स इन पेरेंटिंग ऑफ चाइल्ड, एक माता पिता का बच्चे के पालन पोषण में क्या भूमिका है। तो उसमें हमने चर्चा करी थी पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप की, बच्चे और माता पिता के संबंध कैसे हों, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करी थी। और बच्चे में डिसिप्लिन है या जो टॉलरेंस का भाव है, जो सहनशीलता है,
इन डिसिप्लिन को या टॉलरेंस के इस भाव को कैसे इनकलकेट किया जाए, पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें सुनी हुई लग रही हैं और आप इनको डिटेल में जाकर इनकी व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। डियर ट्रेनीज, इसके अलावा हम आपके टॉपिक में जो और रिलेशनशिप विद पीयर्स थे, चाहे वो आपके कंपटीशन का भाव था, कोऑपरेशन का था, ऐसे ऐसे शब्द थे, उनको भी हमने चर्चा करी कि कोऑपरेशन से क्या तात्पर्य है। कोऑपरेशन में हमने ये देखा कि बच्चे को हमारा मकसद होता है प्रो सोशल बिहेवियर, एक शब्द हमने कहा था, परोपकारी व्यवहार सिखाना, प्रो सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर ना सीखे बच्चा, समाज विरोधी व्यवहार ना करे, लेकिन परोपकारिता का भाव उसमें जागे, प्रो सोशल बिहेवियर के ऊपर हमने फोकस करा था। तो ये कोऑपरेशन में, कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए उसकी प्रतिस्पर्धा क्या होती है, उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा करी। तो ये जो छोटे छोटे टर्म थे आपके, चाहे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स के बिहेवियरल इश्यूज़ की बात थी, चाहे कंपटीशन और कोऑपरेशन की बात थी, उनकी चर्चा हमने करी है। एग्रेशन को, बुलिंग बिहेवियर को, इनको हमने एड्रेस किया, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने समझा। इसके बाद जो स्कूल में जो पीयर ग्रुप का प्रभाव है उसके बारे में भी हमने चर्चा करी है। और साथ में जो दो मुख्य थियरीज रही हैं आपकी एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उनको भी हमने इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस किया था। एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और एक डेवलपमेंटल थ्योरीज, इनको भी हमने समझा था। आपको पता होगा डेवलपमेंट थ्योरी में आपने जीन पियाजे का प्रमुख नाम है, और ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मुख्यतः 4 अवस्थाओं का जिक्र किया था। एक संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, इसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, ये जीन पियाजे ने कहा। फिर दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 6 वर्ष की होती है, इसमें शब्द ज्ञान में वृद्धि और अनुकरण करना आदि के बारे में चर्चा की गई थी। तीसरी स्टेज थी स्थूल संक्रिया की अवस्था 8 से 12 वर्ष की, वो जो संख्या बोध या वर्गीकरण की योग्यता बच्चे में पैदा होती है, उसका जिक्र किया गया था। और चौथी औपचारिक संक्रिया की अवस्था जो 12+ है, इसमें बच्चे का तार्किक चिंतन या अमूर्त चिंतन के बारे में हमने जिक्र किया था। तो ये जीन पियाजे के जो 4 अवस्थाएं हैं, इनको आप ध्यान से देख लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और इस के स्टेप्स के बारे में भी हमने थोड़ी बीच में चर्चा करी थी कि व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशन, असेमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, मेंटल ऑपरेशन क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है। तो उम्मीद है ये शब्द आपको सुनने लगेंगे कि अडेप्टेशन, असेमिलेशन, अकोमोडेशन, कंजर्वेशन, मेंटल ऑपरेशन, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ये 2-2 नंबर के आपको कभी पूछे जा सकते हैं। तो एक जीन पियाजे के हमने इस डेवलपमेंट थ्योरी की चर्चा करी। डियर ट्रेनीज, इसके अलावा आपकी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में भी हमने एक मैस्लो की थ्योरी का चर्चा करी थी, हायरार्की मॉडल ऑफ मैस्लो। आपको ख्याल होगा एक पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर हमने बनाया था, हायरार्की मॉडल बनाया था। तो सबसे जो नीचे था, जो सबसे पहली जो बेसिक नीड थी, वो बच्चे की फिजियोलॉजिकल नीड्स की चर्चा करी थी। सबसे पहले बच्चा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। उसके बाद नंबर 2 पे हमने चर्चा करी थी सेफ्टी नीड्स की, सुरक्षा की आवश्यकता की। उसके बाद अटैचमेंट की या लव की, प्यार की अवस्था। और चौथे में हमने बात करी थी सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की अवस्था। और 5वें में हमने टॉप पर बात करी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो ये मैस्लो के मॉडल को भी आप अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, उसके बाद प्रेम या आसक्ति या अटैचमेंट की आवश्यकता, और उसके बाद सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की आवश्यकता, और अंत में टॉप पर जाकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, स्ववास्तविकरण की आवश्यकता। इन 5 आवश्यकताओं का हमने मैस्लो थ्योरी में
जिक्र किया है और उम्मीद है कि आप इनको अब अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो ये दो अप्रोचेज आपकी डेवलपमेंट की जीन पियाजे की और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, उसमें मैस्लो का मुख्यतः से हमने जिक्र किया है। आप इन दोनों सिद्धांतों से भी अच्छी तरह परिचित होने चाहिए। और इसके अलावा डियर ट्रेनीज हमने ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, परिपक्वता क्या है, ऐसे ऐसे शब्दों को समझा। छोटे छोटे शब्द हैं, इनका मीनिंग हमने समझा। एक एक 2 नंबर की व्याख्या कई बार आ जाती है, तो उन शब्दों को हमने समझा। और इसके अलावा एक प्रश्न आपका जो चाइल्डहुड एज ए मॉडल कंस्ट्रक्ट, इसकी भी हमने चर्चा करी थी। चाइल्डहुड एज ए मॉडल कंस्ट्रक्ट, इसमें चाइल्डहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी देखा, ग्लोबलाइजेशन का देखा, अडल्ट कल्चर या मल्टी डाइवर्सिटी विद इन दी नोशन ऑफ चाइल्डहुड, ये भी एक टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा करी थी, जो कि भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनको देखा था। तो उम्मीद है कि अब आप इन पॉइंट्स को भी, चाइल्ड एज ए मॉडल कंस्ट्रक्ट यानी कि पीरियड ऑफ स्लो स्टडी, ग्रोथ, इंडिपेंडेंस, रियलिस्टिक एटीट्यूड, इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। पॉवर्टी के संबंध में, गरीबी के संबंध में, इट इज़ द इनएबिलिटी टू गेट द मिनिमम जो रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ हेल्दी एफिशिएंसी। तो गरीबी का तात्पर्य यह है जो कि हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं उसमें डिफ़िकल्टी हो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। और क्या कॉजेज़ हैं इसके गरीबी के, तो उसमें हमने कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस किए थे। बिग फैमिली एक कारण, जो सोशल सेटअप है या जो हमारी जो सोशल रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज, ये भी एक गरीबी का कारण है कि जो बहुत ज़्यादा उसका खर्चा के जो संस्कृतियों के माध्यम से हम बंधे होते हैं कि ये समाज हमारे से उम्मीद करता है कि इस रिचुअल्स के ऊपर, इस सेरेमनी के ऊपर इतना खर्चा करना है, एक सामाजिक प्रतीक बन जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो बड़ा परिवार हो, चाहे वो सामाजिक ढांचा हो या सामाजिक रीति रिवाज हों, ये गरीबी के कारण हैं। इनको आप बड़े जनरल से टॉपिक हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में जहाँ तक वैश्वीकरण की आप बात करते हैं, तो इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस, जो नेशनल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया, इन दोनों की इम्पोर्टेंस की हम यहाँ पर लेंगे। जो नेशनल डेवलपमेंट का इश्यूज़ हैं या जो डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया, तो ये ग्लोबलाइजेशन का प्रतीक हैं। इनके बारे में आप बड़ा कॉमन से टॉपिक हैं, आराम से लिख सकते हैं। रिलेशनशिप विद पीयर्स की जैसे हमने बात करी थी कि पीयर्स का एक बहुत बड़ा फ्रेंडशिप का एक जेंडर इफ़ेक्ट होता है। उसका स्वभाव कैसा है, बच्चे बहुत सारे अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, अंतर्मुखी है, या बच्चे की जो यौन की समानता है, समायोजन की जो करने की जो क्षमता है, ये सारे पीयर ग्रुप से बच्चा सीखता है। और पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस चाहे घर में हो चाहे वो स्कूल में बच्चे उनके अपने साथियों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा कि ये प्रभाव विकास की हर अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकृति का होता है, क्योंकि जो बच्चा स्ट्रैटेजी बनाना, एनालिसिस करना, क्वेश्चंस बनाना और अपनी स्किल्स को एनहांस करना, ये अपने साथियों से बहुत अच्छे से सीखता है। स्ट्रैटेजी, जब बच्चा देखता है कि स्टडी करने की स्ट्रैटेजी क्या है, अपने साथियों से सीखता है। डिसीजन मेकिंग, अजम्पशंस, इसके अलावा जो विश्लेषण करने की जो योग्यता है, क्वेश्चंस हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, उनको कैसे एक्विजिशन के बारे में बात है, इनकी चर्चा कर दी थी। और जो क्वेश्चंस की हमारी हैबिट है, जो सेल्फ टॉक है, इमोशंस हैं, वो बच्चे एक दूसरे से, अपने साथी समूह से सीखते हैं। और जो स्किल्स हैं, एनहांसिंग स्किल्स हैं, नॉलेज है, तो ये भी कई कौशल, कई योग्यताएं बच्चे अपने साथी समूह से लेते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे पॉइंट्स आपके ये हैं, आपके जो सिलेबस में इनकी आप व्याख्या करने में अब सक्षम होंगे। और इसके अलावा डियर ट्रेनीज, आपके और भी एक मुख्यतः जो रोल बच जाता था, वो फैमिली एंड अडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप में पेरेंटिंग के साथ साथ चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं, और जो चिल्ड्रन इन क्रेचेस या ऑर्फन्स हैं,
जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं या जो बच्चे अनाथालय में पलते हैं या क्रचिज़ में जिनका पालना केंद्र में बच्चे पलते हैं, तो इनकी चर्चा भी हमने करी थी कि इन बच्चों का जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं या इनके क्या बिहेवियरल इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि वंचित परिवारों के बच्चे होते हैं, डिप्रीवेशन का शिकार होते हैं, जो अनाथालय में बच्चे पल रहे हैं या जो क्रचिज़ में होते हैं, उनको माँ बाप का जो प्यार, उनका समाजीकरण का उनका प्रभाव उसमें कमी देखने को मिलती है। तो ये भी आपके छोटे छोटे पॉइंट्स इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखने को मिलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम इस यूनिट में मुख्यतः जो 6 टॉपिक थे, अगर उनको हम समेटें तो ये लगभग अगर 3-3 क्वेश्चन एक के बन गए तो 18 के करीब आपके प्रश्न, 18-20 के करीब क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऑन एवरेज हम 15 क्वेश्चंस लेकर चलें कि इस कंसेप्ट को अगर हम समझें तो पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का उसका कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दूसरा हमने उसकी ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी की थियोरी और डेवलपमेंट थियोरी। तो ये 3-2-5 प्रश्न आपके मुख्यतः ये बन गए। उसके बाद हमने एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करी, उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज और इसकी विभिन्न स्टेजेस के बारे में करी। 5 के प्रश्न आपके ये बन जाएंगे। उसके बाद हमने फैमिली एंड चाइल्डहुड रिलेशनशिप के बारे में बात करी। एक प्रश्न आपका ये बन जाएगा जिसमें कि पेरेंटिंग या चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस या चिल्ड्रन जो अनाथ आश्रम में हैं या क्रचिज़ में हैं, तो फैमिली का एक प्रश्न परिवार के ऊपर बन जाएगा। स्कूलिंग का, स्कूल में बच्चे का सोशलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है और टीचर का क्या रोल है, एक प्रश्न आपका ये बन जाएगा कि बच्चे की लर्निंग में, अचीवमेंट में या पीयर ग्रुप का स्कूल में क्या प्रभाव पड़ता है, एक मुख्यतः प्रश्न ये। और इसके बाद रिलेशनशिप विद पीयर्स, पीयर ग्रुप का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव साथियों का, उसमें फ्रेंडशिप है, जेंडर है, कंपटीशन, कोऑपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एग्रेशन है, बुलिंग बिहेवियर है, ये सारे रिलेशनशिप विद पीयर्स में एक प्रश्न आपका ये बन जाएगा। उसके बाद आपका चाइल्डहुड एज ए मॉडर्न कंस्ट्रक्ट, एक प्रश्न आपका इस पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में या ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में या कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, एक प्रश्न आपका ये चाइल्डहुड एज ए मॉडर्न कंस्ट्रक्ट आपका ये बन जाता है। तो इस तरीके से लगभग ये 15 से 18 प्रश्न आपका मुख्यतः इस यूनिट में बनते हैं। जब आप इन प्रश्नों को, इस सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से अगर आपने समझा है तो फिर आपको अगर प्रश्न इससे लिंक्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट प्रश्न आपको पूछा जाए, आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप इतने 15 से 20 क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बन जाएगी कि किसी भी तरह का प्रश्न आए तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उससे पॉइंट्स जुड़े होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं, उनको आपने उस ढंग से फिट करना है। लेकिन ये सारी वोकैबुलरी बनाने के लिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में हमने क्या क्या चर्चा करी है, तो इस पूरी चर्चा को अगर आप मध्य नज़र रखते हुए, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, दूसरा एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात हुई है, तीसरा हमारा फैमिली की बात हुई, चौथा स्कूलिंग की बात हुई, और पांचवा रिलेशनशिप विद पीयर्स की बात हुई, और छठी हमारी चाइल्ड एज ए मॉडर्न कंस्ट्रक्ट की बात हुई। अगर ये 6 मुख्य प्रश्नों को के अंदर 3-3 प्रश्न अगर हम डालें तो 18 प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगर इसका कोई और एक प्रश्न भी बना लें तो 24 प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन जब 6 इन मुख्य टॉपिक्स को अगर आप लोग समझ लेंगे तो किसी भी तरह का प्रश्न आप आएँ तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है, तो आप उन प्रश्नों की व्याख्या करने में आप लोग सक्षम होंगे। तो उम्मीद है कि इस पूरी चेन को, इन 6 मुख्य प्रश्नों, इन 6 मुख्य हेडिंग्स के अंदर जो जितने प्रश्न बन रहे हैं उनके ऊपर एक नज़र दौड़ाएं, उनको एक बार रिवाइज़ करें और देखें कि कोई मुझे अनसुना पॉइंट तो नहीं लग रहा है या कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं कि जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। तो एक बार इस सारी यूनिट के आप गो थ्रू हो जाएं तो मुझे उम्मीद है जब एक ये समरी आपको बताई गई कि आपको क्या आना चाहिए या क्या मुझे एक आता है, एक चेक लिस्ट आपके लिए है, उम्मीद है कि ये चेक लिस्ट, ये समरी आपको
आपकी लर्निंग को एनहांस करने में मदद करेगी और आप अपना एक विश्लेषण करने में, अपना मूल्यांकन करने में अवश्य मदद करेगी। तो इस सेकंड यूनिट में इतनी ही चर्चा हम करेंगे। होप कि अब आप इस यूनिट को समझने में सक्षम होंगे। इन्हीं विशेष के साथ थैंक यू वेरी मच।